जी हाँ, हिंदी वर्सेस इंग्लिश एक बहुत ही गर्म मुद्दा है जिस पे हम आज चर्चा जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी सीजीपीएस से लिखना चाहते हैं उनमें मेंस को लिखने के माध्यम को लेकर के इस तरह की चर्चाएं होती है कि हिंदी में शायद कम नंबर मिलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इंग्लिश माध्यम में जो लिखना चाहते हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि जब मैं इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहता हूं तो क्या मुझे कंटेंट हिंदी मीडियम में ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, इंग्लिश में वाले अच्छे कंटेंट मिलेंगे या नहीं। सीजीपीएससी स्पेशली सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए यह मुद्दा बना रहता है। सवाल दोनों वाजिब है, लेकिन अगर समझदारी वाली नज़र से देखेंगे तो यह सवाल निरर्थक है। इस सवाल के उठने के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग आयाम हैं। उन सारे आयाम को कवर करते हुए आपको एक सलूशन देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हिंदी या इंग्लिश कौन सा बेटर है सीजीपीएस से लिखने के लिए। सबसे पहले एक बात करते हैं, सवालों को लेकर के हम चलेंगे। तो पहला सवाल, हिंदी या इंग्लिश किस में लिखना चाहिए? इसका पहला आंसर है कम्फर्ट। तो जिसमें आप सहज फील करते हैं या फिर सहज महसूस करते हैं पढ़ने में और लिखने में। मतलब अगर आप बचपन से हिंदी में पढ़े हुए हैं तो आप हिंदी में लिखिए, और बचपन से आप इंग्लिश में पढ़े हुए हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए। अब इसमें स्टूडेंट का अलग अलग स्थिति हो सकती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, स्कूल तक यानी 12वीं की कक्षा तक हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की या फिर ऐसे किसी संस्थान में वो ग्रेजुएशन करने गए जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, और उनका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश माध्यम में हो चुका है। अब उनको ये लगता है कि वो सीजीपीएससी आराम से अंग्रेजी माध्यम में लिख सकते हैं। डेफिनेटली वो अपने कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सबसे पहले आपको कहा कंफर्ट। देखिए, टोटल आपके पास 21 सब्जेक्ट्स हैं, 7 पेपर्स हैं, ठीक है। अब इसके नियम पे अगर आते हैं तो 7 पेपर में अगर ये पेपर 1 है और पेपर के अंदर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, खैर भाषा पे तो नहीं आते हैं। पेपर 2 आप जो है निबंध लिख सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में, दोनों में लिख सकते हैं। अब सीधे आते हैं हम पेपर 3 पे, ठीक है। तो अगर आप पेपर 3 को देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट हैं, जिसका पहले का नाम है इंडियन हिस्ट्री, फिर पॉलिटी है जाता है, और फिर उसके बाद आता है सीजी हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपकी तैयारी इस बात पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको पॉलिटी इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, और छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, ऐसी आपकी पढ़ाई है, तो ये आप नहीं कर सकते। नियम क्या कहता है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसी लैंग्वेज में आप इस पूरे पेपर को लिखेंगे। यानी ये जो इंग्लिश है इसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा अगर आप इस पूरे को हिंदी में लिखना चाहते हैं। एक बेसिक नियम है जो आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे ही पेपर 4 अगर आप चाहते हैं तो ये तीनों पेपर या तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा, तीनों पार्ट, या तो आप पेपर कह दिया, माफ़ करिएगा, या तो इंग्लिश में लिखना होगा या फिर आपको तीनों पार्ट को हिंदी में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक पेपर के अंदर किसी 2 पार्ट को आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी माध्यम में आप लिख रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सपोज पेपर 4 और पेपर 5, ठीक है, तो पेपर 4 के सभी पार्ट को आपने लिखा इंग्लिश में, आप कंफर्टेबल हैं पेपर 4 को लिखने में, और पेपर 5 के सभी पार्ट को आपने लिखा हिंदी में। आप ऐसा काम कर सकते हैं, यानी एक पेपर को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और एक पेपर को हिंदी में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? किसी एक पेपर के अंदर में 3 विषय जो होते हैं उसमें उन विषयों को अलग अलग भाषा में आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब पेपर 4 में कौन कौन सा होता है? तो पेपर 4 में साइंस होता है, मैथ्स होता है और अप्लाइड या बिहेवियरल साइंस होता है। तो इन तीनों को चाहे तो आप हिंदी में लिखो, यानी पेपर 4 पूरे को आप हिंदी में लिखो, या फिर इन तीनों को आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं, या आपके ऊपर में है। किसी भी एक भाषा में आपको पूरे पेपर 4 को लिखना होगा,
किसी भी एक भाषा में आपको पूरे पेपर 5 को लिखना होगा। आप चाहें तो पेपर 4 को अलग भाषा में लिख सकते हैं और पेपर 5 को अलग भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा काम आप पूरे पेपर 2 से लेकर के पेपर 7 तक कर सकते हैं। पेपर 1 में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो भाषा का सब्जेक्ट है, उसमें इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी को हिंदी में लिखना होता है। ठीक, ये तो हो गया नियम जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नियम के बाद जो लड़ाई का मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। तो इसके लिए पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इनके प्रॉब्लम्स पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले एक मिथ है, एक भ्रम है। भ्रम जो है वो होता है हिंदी में कम नंबर दिया जाता है। ये मिथ है, ये भ्रम है। ठीक है, इंग्लिश वालों का भ्रम नंबर 1, मटेरियल नहीं है। ये इंग्लिश वालों का भ्रम है। नेक्स्ट, भ्रम ही है, भ्रम ही, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। सेकंड, यहाँ पे इनका एक दिक्कत है, लिखने में समय ज़्यादा। ठीक है, अब अंग्रेजी माध्यम वालों का एक दूसरा भ्रम है, मटेरियल नहीं है तो हो ही गया, इसके बाद CG, GS नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसका भी अब ये एक थोड़ा सा फैक्ट वाली चीज़ आ जाती है जिसका सोल्यूशन कैसे होगा इसको देखते हैं। फिर तीसरा हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात ये आती है कि हाँ, उसकी ये है कि व्याकरण सम्मत ज़्यादा होना पड़ता है, यानी कि कठिन शब्द इनको प्रयोग करने पड़ते हैं। इंग्लिश वालों का एक बेसिक मुद्दा ये है, इकोनॉमिक सर्वे। ये अभी तक तो हिंदी में ही दिखता है, इंग्लिश में इसकी कमी है। ठीक है, कोई अगर बना दे, किसी इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाए तब तो ठीक है, फिलहाल गवर्नमेंट के साइड से आए तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो। ये हो गए कुछ सवाल, अब इन सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब, जो आपका भ्रम है उसको हम दूर कर देते हैं। भ्रम में ये है कि हिंदी में कम नंबर मिलता है। क्यों कम नंबर मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। जो ये भ्रम है ना, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। हिंदी में कम नंबर मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आंसर को सही और जैसा पूछा जा रहा है, जिस कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया है उसी कंटेक्स्ट में अगर आप आंसर देते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर, ठीक ठाक नंबर मिलेंगे जिस तरह के आप उत्तर को लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे किसी पर्वत के बारे में पूछा है और आप उसके बारे में ही लिख रहे हैं तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेगा। पर आपको पर्वत के बारे में पूछा है और आप पूरे उससे निकलने वाली नदी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आपको नंबर क्यों मिलेगा? सबसे पहली गलती हिंदी मीडियम में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कम नंबर मिल जाता है तो आप रेलेवेंट आंसर लिखेंगे तो आपको कम नंबर नहीं मिलेगा। जो मेन दिक्कत है उस पर हम बस डिस्कशन पे आते हैं। अब इस भ्रम के कारण हिंदी मीडियम वाले कई स्टूडेंट्स इस बात का ट्राई करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपना पेपर को लिख देंगे इंग्लिश में। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आपको एक वाक्य लिखना है, यदि मेरा सामर्थ्य नहीं है स्वीकार करने में, ये आप कहीं पे आंसर लिखना चाहते हैं कि स्वीकार करने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका इंग्लिश लिखेंगे तो आप पहले इसको सोचेंगे कि एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट, ये स्वीकार को आप बदलेंगे पहले एक्सेप्ट में, फिर उसके बाद सामर्थ्य देखेंगे, फिर उसको आप लिखेंगे स्ट्रेंथ।
ठीक है। अब यहाँ पे आप जमा करके इसका इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैं निबंध की बात कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश में लिखना चालू कर रहे हो और निबंध में लिखने जा रहे हो तो इस तरह से आपके फंसने की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो प्रोसेस करता है उस सारे वर्ड्स को, या फिर अगर टेक्निकल टर्म की बात करेंगे, जैसे माउंटेनियर को आप कहेंगे पर्वतारोही, तो आपको पर्वतारोही पता है लेकिन तुरंत माउंटेनियर आएगा क्या आपके दिमाग में? नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर हाथ धोना या प्रक्षालन लिख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में हैंड वॉश आएगा। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो खट से आपके दिमाग में जैसे मेरे दिमाग में आ गई, लेकिन हो सकता है उस समय पे आप ब्लैंक हो जाएं। एक एक सेकंड का जो आप ब्लैंक होंगे या फिर एक एक सेकंड की जो देरी होगी, सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जिसको आप आसान भाषा में हिंदी में लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश के लिए अगर आप वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको हर समय एक एक सेकंड का गैप आएगा, ठीक है। और ये एक एक सेकंड का गैप आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। तो पहला प्रॉब्लम है कि आपको हिंदी लिखने की कोशिश, यहाँ पे अगर हिंदी में आपको ठीक ठाक कमांड है तो आपको इंग्लिश लिखने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है उस पर आते हैं। अगला सवाल ये है कि लिखते समय ज़्यादा लगता है। तो डेफिनेटली आपको लिखते समय हिंदी में तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं कंपेयर टू इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, पर इस बात का ध्यान रखिए कि इससे ज़्यादा समय लगेगा कि आप हिंदी वाले कंटेंट को पहले इंग्लिश में सोच रहे हैं, या फिर आप उधर पे पहले से बना के रखे हुए हैं और वहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ाम हॉल में जा कर के अपना क्रिएशन करना है, उसके लिए आप उस वर्ड को सोच रहे हो और लिख रहे हो, तो क्या आपका समय और ज़्यादा नहीं लगेगा? हिंदी से इंग्लिश आप मन में ट्रांसलेट करेंगे या वर्ड खोजेंगे, या एक सेकंड के लिए भी अगर आप हर वर्ड में या फिर एक पैराग्राफ में 2-3 सेकंड आप लेट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत लेट हो जाएंगे अपने पेपर को लिखने में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी अगर आप हिंदी से इंग्लिश आना चाहते हैं, केवल और केवल इस डर से, ठीक है। अगर आप ऐसा आना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हिंदी में कम नंबर नहीं मिलता है, आपको लिखने का तरीका और सही पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, लिखने में समय ज़्यादा लगता है तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर इसको मैनेज किया जा सकता है अपनी स्पीड को बढ़ा करके, पहले प्रैक्टिस में हिंदी में लिखने को ला करके, फिर इसके बाद व्याकरण सम्मत ज़्यादा होना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि व्याकरण सम्मत होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत लिख दोगे या तो आपको नंबर मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको व्याकरण सम्मत होने की ज़रूरत है, लेकिन आप कभी भी ये ट्राई मत करिएगा कि जानबूझ के बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, टर्मिनोलॉजीज आपको कठिन अगर हिंदी में पढ़े, ये जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उपस्थित ये कोई एक शब्द है, ठीक है, और आप मान लीजिए पेपर 4 लिख रहे हैं या फिर पेपर 5 लिख रहे हैं, पेपर 6 लिख रहे हैं, उपस्थित वर्ड है और आप चाहते हैं कि मैं केवल उपस्थित लिखूं, उपस्थित लिखूं, उपस्थित लिखूं, तो वह वहाँ है, ठीक है, और वह वहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो पेपर 1 को छोड़ करके और पेपर 2 का कुछ पोर्शन जहाँ पे निबंध में आप ठीक ठाक अगर कंट्रोल कर लेते हैं, इसके बाद पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 या 7 तक आपका कोई भी इस तरह का कठिन शब्दों का चेक नहीं होता है। वहाँ पे आपका चेकिंग करने का पैरामीटर ये है कि इसको सब्जेक्ट की समझ कितनी है, इसको हिंदी की समझ कितनी है, इससे आपका चेक नहीं होता है। और बड़ी बात तो ये है कि अगर आप पेपर 4 लिख रहे हैं, पेपर 4 का पार्ट 3 लिख रहे हैं, या पे साइंस का भी कुछ सेक्शन लिख रहे हैं जहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश ही पता है, तो आप ये उसको देवनागरी भाषा में देवनागरी लिपि में लिख करके आप आराम से नंबर पा सकते हैं। हाँ, आप ये काम दर्शन शास्त्र में नहीं कर सकते, इकोनॉमिक में कुछ सेक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा डेफिनेटली, अगर आपको सोचने में समय लग रहा है तब। लेकिन आप अगर ट्राई कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द और कुछ मिल जाए उसका उपयोग करके अपने आंसर को अच्छा बनाने की, तो ये आपके आंसर को व्याकरण सम्मत बना रहे हैं, आपके आंसर को ऐसा कर रहे हैं कि आप हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं, आप उस सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता नहीं हैं। तो अगर आपको अपनी कॉपी को अच्छी बनानी है नंबर पाने के लिए, तो आप इन शब्दों के बदले आप ऐसा कुछ उपयोग कर सकते हैं कि आपका आंसर जो उत्तर है वो आसान भाषा में हो, ना कि इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इससे भी और कठिन रहते हैं, उपस्थित तो बहुत आसान शब्द है जिसको मैंने किया है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर आप क्वेश्चन को सामान्य भाषाओं में लिखते हैं
बहुत आराम से आपको नंबर मिलता है, बस आपका आंसर रेलेवेंट होनी चाहिए। तो भाषा की लड़ाई को हटकर, भाषा की लड़ाई पे ध्यान ना दे करके अगर आप अपनी पढ़ाई और आंसर के रेलेवेंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आंसर के सार्थकता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो शायद आपका ये मुद्दा आपको निरर्थक लगेगा कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कन्वर्ट, हिंदी में पढ़ रहे हैं और आप इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं और आपको इंग्लिश में ज़्यादा नंबर लाना है। तो इस मुद्दे से आप हट करके अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश के सवालों पे। इंग्लिश यानी अंग्रेजी माध्यम वालों के सवाल, सबसे पहले एक भ्रम है कि इनके पास मटेरियल नहीं है। मटेरियल के लिए आपको चाहिए ही क्यों भाई, कितना आप मटेरियल खोज रहे हैं? अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में मिल रहा है जिसमें आप उत्पादकता, समर्थन मूल्य, इन सारी चीज़ों को आप हिंदी में पढ़ करके आराम से इंग्लिश में लिख पा रहे हो, तो क्यों छत्तीसगढ़ में किसी ने किसी पर आक्रमण किया? मान लीजिए छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको ये सिखाता है कि जाजल्य देव ने आक्रमण किया किस पे? सोमेश्वर देव पे। ठीक है, तो अगर इन्होंने आक्रमण किया, ये लाइन को आप पढ़ रहे हैं, एक बार बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप डेफिनेटली किसी जगह पर हिंदी बोर्ड लिखा होता है उसको पढ़ लेते हैं, या कोई हिंदी एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ लेते हैं, तो इसको आप समझ पाएंगे कि इसने इस पे अटैक किया, तो ही अटैक्ड ऑन हिम। ठीक है, तो ये एकदम आसानी से आप पढ़ के इसको इंग्लिश में इंटरप्रेट कर सकते हो, या फिर बहुत आसानी से उसी टाइम पढ़ते समय ट्रांसलेट कर सकते हो अपने दिमाग में। इतना भी कठिन नहीं होता है। और जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ जीएस की बात है, अगर ऑथेंटिक बुक को देखेंगे तो वो उतने कठिन भाषा में नहीं लिखा गया है, क्लिष्ट भाषा में नहीं लिखा गया है। अगर आपको कठिन और क्लिष्ट एक ही होता है ये समझ में आ रहा है, तो बहुत आराम से आप इन बुक्स को हिंदी में पढ़ करके अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं जिनको ये काम करना है कि हिंदी में पढ़ करके इंग्लिश में लिखना है, उनको ये बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत कठिन वर्ड लिख करके अच्छा आंसर लिख सकते हो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इस बात को ध्यान रखना कि अंग्रेजी में जब एक छात्र अपना आंसर लिखता है CGPSC का, तो वो बड़े वर्ड्स खोजने की कोशिश नहीं करता है, वो सामान्य शब्दों में लिखता है उन उत्तरों को, और आप कोशिश करते हैं कि हिंदी में उतने बड़े बड़े वर्ड्स को खोज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें थोड़ा सा समझ लाने की ज़रूरत है हिंदी मीडियम वालों को, कि आपको ज़बरदस्ती कठिन शब्द नहीं लिखना है, आपको जो सवाल पूछा गया है उसका सही उत्तर लिखना है। कठिन शब्द लिख करके आप अपना पांडित्य वहाँ पे शो कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ज्ञान बताना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, भाषा ज्ञान आप भाषा के पेपर में दिखाइएगा। अब इंग्लिश वालों के लिए ये बात है कि इतनी आसानी से अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो आपको मटेरियल की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको रोना चाहिए कि हमारे लिए मटेरियल नहीं है। यही चीज़ अगर आपको इंग्लिश पे मिल जाए तब भी आप उतना ही पढ़ोगे जितना इसको आप हिंदी में पढ़ पा रहे हो। तो CGGS, पर्टिकुलर CGGS का ठीक ठाक मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, जिसको ऑथेंटिक बुक कह सकते हैं। अगर डॉक्टर रामकुमार बिहार की ही बुक की बात करें, इंग्लिश हिंदी मीडियम में जो अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो अब इंग्लिश में वो है ही नहीं उन राइटर की बुक, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं डायरेक्ट यूज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड आते हैं, यही CGGS या बाकी सारी चीज़ें नॉट अवेलेबल है, ये आंसर तो यहीं पे ही हो गया। तो मटेरियल और CGGS ये अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे का सोल्यूशन बहुत आराम से है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे मैक्सिमम डेटा जैसी चीज़ें आती है, सीधे सीधे थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प ले करके आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल की हेल्प लेके अगर आप इस सेक्शन को पढ़ ले पा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को, या कहीं की मदद ले करके आप डेफिनेटली इसका प्रीलिम्स भी निकालते हो, मेंस भी निकालते हो, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश का मीडियम का जितना भी सवाल था वो इतने में ही ख़त्म हो जाता है। एकदम बेसिक हिंदी होती है जिसको आप नॉर्मली पढ़ करके इंग्लिश में मन में ट्रांसलेट कर सकते हैं या कॉपी में बुलेट लिख सकते हैं, और डेफिनेटली आपसे वो सेक्शन बन जाएगा। जो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मेंस लिखने के समय होता है, जिस पे मैं आना चाहता हूँ। अगर मेंस लिखने के समय वाले कॉन्फ्लिक्ट को आपको बता दे तो शायद आपकी सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी। इसके लिए पहले हम एक लाइन वाला पेज ले लेते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में ये होता है कि मान लीजिए, पहले तो पेन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सवाल आता है जिसमें विज्ञान का सवाल है और हम लिखना चाहते हैं परावर्तक सतह।
ठीक है। अब यहाँ पे परावर्तक सतह हो जाएगा जिसको आप कहेंगे रिफ्लेक्टिव प्लेन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो परावर्तक सतह को लिखने में और रिफ्लेक्टिव प्लेन को लिखने में लगभग अपने पास 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस आया है। और यही 1-2 सेकंड के जो डिफरेंसेस होते हैं ये हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा लेट कर देता है, जो कि अंतर होता है। अब यहाँ पे अगर आपको परावर्तक सतह को रिफ्लेक्टिव प्लेन सोचने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है या परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव की। यहाँ पे मेरे से भी एक दिक्कत हो गई, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सोचने में आपको समय लग रहा है तो ये 1-2 सेकंड को बचाने के लिए आप आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। दूसरा अंतर यहाँ पे सिर्फ इतना ही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कि समझदारी की बात होती है। देखो, इसको लिखने में आपको क्या लिखना पड़ेगा? परावर्तक का ये रारेप भी लगाना पड़ा और यहाँ पे लाइन भी खींचने पड़ा। और फिर उसके बाद अगर आप सतह लिखते हैं तो ये 3 लेटर लिखना पड़ेगा और लाइन भी खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो REFLECTING और SURFACE ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इतना भी आप लिख देंगे तो चल जाएगा। इसमें कहीं पे आपको लाइन खींचना नहीं पड़ा, इसमें कहीं पे आपको ज़्यादा पेन उठाना नहीं पड़ा। तो ये 1-2 सेकंड का जो फ़ायदा होता है वो इंग्लिश में लिखने में डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, तो आप अपना एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप रेलेवेंट आंसर लिखें और अपना स्पीड बढ़ा दें, तो हिंदी मीडियम में ठीक ठाक इस 1-2 सेकंड के अंदर को कवर किया जा सकता है। आंसर में आपको जब भी आप आंसर लिखते हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है मेंस में, अंडरलाइन करने का। ठीक है, किसका? अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको ये ऐसे सीधे प्लेन अंडरलाइन करने का इंपॉर्टेंट जगहों पे, और साइड हेडिंग है तो उसको आपको बॉक्स में बंद करने का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो आपको 10 मिनट हो सकता है बच जाए आपका, या फिर आप बचा लें। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आपकी ठीक ठाक स्पीड है, आप सटीक लिख पा रहे हो आंसर, तो आप उतना समय बचा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर वैसे ही सटीक आप लिख दिए तो आपका और थोड़ा ज़्यादा समय बचेगा। मतलब आप ये थोड़ा सा सजावटी वाला काम, एक क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा 2 नंबर का बच भी जाता है तो उस पर एक्स्ट्रा सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण होता है कि इसमें आपको पेन उठाना नहीं पड़ता। इंग्लिश में और हिंदी में आपको उठा करके सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। एक डिफरेंस ये भी है कि 52 और 26 है ना, इतने लेटर हैं जिनमें डिफरेंस होता है। तो ये लेटर्स का जब आप डिफरेंस को देखते हो तो हिंदी में लेटर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगे। केवल और केवल इतना ही अंतर होता है। अगर आप भाषा में सटीक उत्तर लिख पा रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। मैं फिर से इसको ऐसे प्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले ध्यान देना और यहाँ पे अंग्रेजी वाले ध्यान देना। ठीक है, हिंदी वालों को एक चीज़ लिखना चाहिए, सबसे पहले सटीक आंसर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा, कोशिश करें सरल भाषा में लिखने की, कठिन शब्दों का प्रयोग मत करें। तीसरा, पहले से ही प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड, है ना, स्पीड मतलब हिंदी में क्या होगा स्पीड का, अपने लिखने की चाल को या गति को बढ़ा लीजिए। ठीक है, अपने लिखने की गति को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जितनी हो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतनी तो नहीं होगी। चौथा, हिंदी मीडियम वाले एक बात को आप ध्यान रखें कि जैसा आप लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स में या फिर बिंदु में आंसर्स को लिखना शुरुआत करें। पूरा बिंदु में लिखना ज़रूरी नहीं है, पर कोशिश करिए कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। चौथा हो गया। और पांचवे की बात है, अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक फ़ायदा है, पढ़ते समय आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए आप सीधे सीधे आपके पास नोट्स अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई पहले ख़त्म करिए, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाने में वर्क कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, हाँ, एक छठवां एक और है कि आप बाद में अंडरलाइन या फिर बॉक्स करने के लिए समय मत बचाइए। जैसे ही लिखते जाते हैं प्रैक्टिस यह रखिए कि अंडरलाइन या साइड हेडिंग में बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस तुरंत लिखते साथ ही आप कर लीजिए।
फिर अगर आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको रीड करने के टाइम पे ही आराम से उसको ट्रांसलेट करके बुलेट पॉइंट्स लिख करके रख लेना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको गूगल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके गूगल का इस्तेमाल इस काम के लिए मत करना कि छत्तीसगढ़ का इतिहास आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो गूगल का आपको ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा यूज़ करने आना चाहिए। जिस चीज़ों के कंटेंट नहीं है, अगर आपको वो मार्केट से मिल जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रेडी किया हुआ, अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आराम से गूगल से ट्रांसलेट करके पहले ही सारे कंटेंट्स को रख लो। तीसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके स्पीड का आपको डेफिनेटली अच्छा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो गुड यूज़ ऑफ योर स्पीड इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्पीड अच्छी है, उसका आप उपयोग करिए। चौथा, आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू एक हिंदी मीडियम में जो लिख रहे हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, कंपेयर टू दैट स्टूडेंट। तो अगर आपको थोड़ा भी समय ज़्यादा मिल रहा है तो आप बॉक्सेस और अंडरलाइन को बहुत अच्छे से करिए। और अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है या 4 नंबर का क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करिए। इक्वल बैटल है, सब अपने हिसाब से बराबर पोजीशन पे हैं। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से बराबर पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था वो सारा डिस्कशन निरर्थक था, क्योंकि इसका जवाब आप सभी को पहले से पता था। बस आप इसी उधेड़-बुन में थे कि हिंदी में पढ़ूं या फिर इंग्लिश में पढ़ूं। इंग्लिश वालों को जो ये सलाह दी जाती है कि सारे मटेरियल केवल हिंदी में अवेलेबल हैं CGGS के, तो वहाँ पे गलती हो रही है। मटेरियल CGGS के हिंदी में अवेलेबल हैं, पर उसको पढ़ के ट्रांसलेट कर पाना बहुत आसान है। तो आपके लिए ये मिथ था जिसको आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए एक मिथ है कि नंबर ज़्यादा मिलता है इंग्लिश में लिखने में, बहुत गलत बात है भाई। वो थोड़ा सा उनका वर्ड ही कम होता है तो स्पीड वो आराम से लिख पाते हैं। एक सेंटेंस को लिखने के लिए अगर आपको ज़्यादा अक्षर या ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ती है तो इंग्लिश में उसी सेंटेंस को लिखने में कम अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ इसीलिए इंग्लिश लिखना चाहते हो तो पहले ये सोच लेना, पहले ये प्रैक्टिस कर लेना कि क्या दिमाग में जो सब आप हिंदी में पढ़े हो या फिर हिंदी में सोच पा रहे हो उसका तुरंत आप इंग्लिश सोच पाते हो या लिख पाते हो। अगर सोच पाते हो तो अच्छी बात है, फिर डेफिनेटली कर लो, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो एक पूरे पेपर को बिगाड़ने से अच्छा यही बात है ना कि सारे पेपर में कुछ समय आप स्पीड को बढ़ा करके मैनेज कर लीजिए। ये जो द्वंद्व है ये पहले ही सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देता है, जिस भाषा में आप हमेशा पढ़े हो उससे दूसरी भाषा में आप आंसर लिख पा रहे हो, इसमें आप परफेक्ट बन जाते हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और ये ट्राई कर रहे हो कि लैंग्वेज यानी कि कंटेंट का लैंग्वेज हिंदी है और आप हिंदी में उस चीज़ को पढ़ करके हिंदी में लिखना चाहते हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो मत करना, वो नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, बस इंग्लिश में हो तो कंटेंट के ट्रांसलेट के लिए परेशान मत होना। आप करते आए हो, लोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। और वो समय दूर नहीं है जब सारी चीज़ों के हिंदी कंटेंट के साथ ही साथ इंग्लिश कंटेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके बाद हिंदी मीडियम वालों परेशान नहीं होना, हिंदी में लिखने से कम नंबर नहीं मिलता है। आंसर सटीक होना चाहिए और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उतने आंसर आप आराम से लिख लो तो आप भी नंबर लेकर के आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके लिए हम लोग आप हमको भेजते रहिए और उन सारे सवालों के आंसर हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपके लिए ले करके आते रहेंगे। शुक्रिया।